चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज के अंतर्गत फंक्शन के बारे में। फंक्शन होते क्या है, जैसे कि हमने प्रोग्राम बनाए, ठीक है, प्रोग्राम बनाए तो प्रोग्राम छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी, यानी कि जो बड़े प्रोग्राम हैं जिसमें कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो हर एक को जो है मतलब हम क्या करेंगे, हर एक प्रॉब्लम को एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सिंपल अगर बात करें हम, तो जो बड़ा प्रोग्राम है, बड़े प्रोग्राम को हमारी सरलता के लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमको एक कैलकुलेटर बनाना है, मान लीजिए एक कैलकुलेटर बनाना है। अब कैलकुलेटर में क्या होता है, कैलकुलेटर में आपको पता होगा प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, इंटू भी होता है, डिवाइड भी होता है। तो ये सारे जो है अलग अलग प्रॉब्लम है, यानी कि प्लस करना अलग काम है, माइनस करना अलग काम है, इंटू यानी कि जो गुणा करना अलग काम और डिवाइड करना अलग काम। हम मान लीजिए प्लस का जो ब्लॉक है उसको अलग कर लेते हैं, माइनस के ब्लॉक को अलग कर लेते हैं, इंटू के ब्लॉक को अलग कर लेते हैं और डिवाइड के, इन सभी को मिलाकर क्या बन रहा है, कैलकुलेटर। यानी कि बड़ा प्रोग्राम जो है अलग अलग छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड है। तो इन छोटे ब्लॉक के लिए ही हम यहाँ पे फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो फंक्शन एक ऐसी चीज़ होती है सी लैंग्वेज के अंतर्गत जो हमारे काम को आसान बनाती है। यानी कि किसी काम को हमको बार बार करना है तो हम उसको फंक्शन के रूप में डिवाइड कर लेते हैं या फंक्शन के रूप में यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, ताकि हम उसको जो है बार बार लिखने से बच सकें। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पे कुछ प्री डिफाइन भी होते हैं और कुछ यूज़र डिफाइन भी होते हैं। प्री डिफाइन का मतलब जो होता है लाइब्रेरी में जिनकी डेफिनेशन पहले से होती है, जैसे मान लीजिए हम क्या लिखते हैं, stdio.h, ये लिखते हैं, ये क्या है, एक प्रकार की हेडर फाइल है। तो यहाँ अगर बात करें हम हेडर फाइल की, तो हेडर फाइल के अंतर्गत फंक्शन कौन कौन से देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको प्रिंट एफ देखने को मिलेगा, ठीक है, पैरेंथेसिस लगा कर ये आता है, यानी कि फंक्शन है। फिर एक मिलता है आपको स्कैन एफ, ठीक है, ये भी फंक्शन है। तो ये फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो कहाँ लिखी होती, इस हेडर फाइल में, ठीक है। तो जिसकी डेफिनेशन पहले से लिखी होती वो कहलाते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, और जिसकी डेफिनेशन नहीं लिखी रहती इसका मतलब है कि यूज़र को उनकी डेफिनेशन लिखना होगा और यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको यहाँ पे डिफाइन करेगा, तो इनको बोला जाता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो चलिए फंक्शन के बारे में पूरी विस्तार से जानते हैं यहाँ पे हम, पूरी डिटेल, और साथ में इसके कुछ प्रोग्राम्स को भी हम यहाँ पे हल करेंगे। पहले देख लेते हैं सी लैंग्वेज के अंतर्गत जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक में बांट देते हैं। तो इन छोटे छोटे ब्लॉक को ही हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। और फंक्शन के अंदर सारे स्टेटमेंट होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे लिखे जाते हैं, यानी कि सेट ऑफ स्टेटमेंट जो कि करली ब्रैकेट के अंतर्गत लिखे जाते हैं, ये ब्लॉक कहलाते हैं। और ये ब्लॉक ही यहाँ पे फंक्शन के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। अब प्रोग्राम को जब हम ब्लॉक में बांटकर अलग अलग करके बनाते हैं तो उनको रीड करना, उनको ज़रूरत पड़ने पे एक्सेस करना, मॉडिफाई करना, ये सारी चीज़ें, और साथ में एरर ढूंढना काफ़ी सरल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे फंक्शन काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके अलावा फंक्शन बनाने से जो है कोड को मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाता है। साथ ही साथ अगर कोई एरर आ रही तो उसको आसानी से हम ढूंढ सकते हैं। सी लैंग्वेज में जब हमने इसके पहले देखे, हमने एक प्रोग्राम बनाए बहुत सारे, तो यहाँ पे हमने जो है मेन फंक्शन का उपयोग किया। मेन भी क्या है, एक फंक्शन है, परंतु मेन जो है बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसका उपयोग करना हर एक प्रोग्राम में ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपाइलर यहीं से जो है यहीं से रन होना चालू होता है, सबसे पहले मेन फंक्शन में ही जाता है, ठीक है। तो जो चीज़ मेन फंक्शन के अंदर लिखी होती है वही यहाँ पर कंपाइलर के द्वारा रन की जाती है। तो हम जो अलग से यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाएंगे वो भी मेन फंक्शन के अंदर हम कॉल करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम जो है अलग अलग फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब आपको पता होगा कि हमारे फंक्शन की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है। अभी इतना सारा मैंने बताया तो सिंपल सी बात आपको पता चल ही गया होगा कि फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और सारी चीज़ हम जान लेते हैं। तो सी लैंग्वेज में जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में ऐसी बहुत सारी कई परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है जिसमें हमें एक ही कोड को बार बार यूज़ करना होता है। तो हम बार बार यूज़ करने मतलब बार बार अगर लिखेंगे तो हम तो लिख तो सकते हैं, इससे क्या होगा, प्रोग्राम का साइज़ भी बढ़ जाएगा और हमको लिखने में काफ़ी टाइम भी लगेगा, और एरर अगर आ जाएगी तो ढूंढने में काफ़ी परेशानी होगी, ठीक है, सुधार पाना काफ़ी कठिन होगा। तो इसी दोहराव से या इसी डुप्लीकेसी से बचने के लिए क्या होता है, हम यहाँ पे बार बार लिखने से बचने के लिए एक बार डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन के रूप में और उसको बार बार कॉल कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। स्टेटमेंट का ग्रुप हम एक जगह डिफाइन कर लेते हैं जो कि फंक्शन के रूप में होता है, और कॉल करने के लिए बस ज़रूरत पड़ती है। बार बार कोड को लिखने से बचना है तो फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फंक्शन को जब एक बार हम लिख देते हैं, कहीं डिफाइन कर देते हैं, तो सिर्फ हमको कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कहीं अगर एरर आ जाए, डिबगिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है फंक्शन के रूप में, पढ़ने और समझने में काफ़ी आसान होता है, और कोड की डुप्लीकेसी से भी हम बच जाते हैं और प्रोग्राम का साइज़ काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अब आपसे पूछा जाए कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कुछ प्री डिफाइन होते हैं,
जिनको यहाँ पे बोला जाता है लाइब्रेरी फंक्शन, और कुछ होते हैं यूज़र डिफाइन जिनको बोला जाता है यूज़र डिफाइन फंक्शन। अब लाइब्रेरी फंक्शन उन फंक्शन को बोलते हैं जिनकी डेफिनेशन यहाँ पे प्री डिफाइन होते हैं। इसका मतलब है कि जिनकी डेफिनेशन पहले से यहाँ पे लिखी होती है। मतलब जैसे हम हेडर फाइल लेते हैं stdio.h, stdio.h क्या है, एक हेडर फाइल है, ठीक है। मतलब लाइब्रेरी एक प्रकार लाइब्रेरी में रखी रहती है और फंक्शन का ग्रुप होता है। तो जो प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप होते हैं उनकी डेफिनेशन कहाँ लिखी होती है, इस लाइब्रेरी में होती है, ठीक है, मतलब इस हेडर फाइल में होती है। परंतु यूज़र डिफाइन फंक्शन की कोई भी डेफिनेशन कहीं लिखी नहीं होती। इसका मतलब है कि यूज़र या जो प्रोग्रामर है उसके द्वारा ये फंक्शन को डिफाइन भी किया जाना है और उनकी डेफिनेशन को लिखना भी पड़ेगा, इसलिए इनको बोला जाता है यूज़र डिफाइन फंक्शन। अब जब लाइब्रेरी फंक्शन उपलब्ध है तो हमको यूज़र डिफाइन फंक्शन की ज़रूरत पड़ती क्यों है, तो इसका मतलब है कि जब लाइब्रेरी फंक्शन से यूज़र की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या करता है, यूज़र डिफाइन यानी कि अपने खुद के ही फंक्शन को डिफाइन करता है जिनकी डेफिनेशन उसको खुद को लिखना होता है। तो इसलिए यहाँ पे यूज़र डिफाइन फंक्शन की जो फैसिलिटी है सी लैंग्वेज के अंतर्गत उपलब्ध है, ठीक है। तो उनको हम डिफाइन करना भी देखेंगे, कैसे डिफाइन करते हैं सारी चीज़ें। लाइब्रेरी फंक्शन तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, जैसे आप स्कैन ऐप यूज़ करते हो, ठीक है, या फिर आप जो है प्रिंट ऐप यूज़ करते हो, तो ये क्या है, ये प्री डिफाइन यानी कि लाइब्रेरी फंक्शन है। तो चलिए लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें और जान लेते हैं। यहाँ देखिए ऐसे फंक्शन जो पहले से लाइब्रेरी फाइल्स में डिफाइन होते हैं प्री डिफाइन और लाइब्रेरी फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है, या बिल्ट इन फंक्शन भी इनको बोला जाता है। जैसे हेडर फाइल में इनकी डेफिनेशन होती है, जैसे प्रिंट ऐप हो गया, स्कैन ऐप हो गया, str_cat यानी कि जो दोनों दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए काम करता है। ये सभी क्या है, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ये इनकी जो होती है डेफिनेशन होती है। जैसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का अगर बात करें तो देखिए stdio.h यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है। कौन io.h देखने को मिलता है, स्ट्रिंग देखने को मिलता है। तो ये क्या है, हेडर फाइल है, इनमें जो होते हैं प्री डिफाइन यानी कि लाइब्रेरी फंक्शन की डेफिनेशन उपलब्ध होती है। इसके अलावा इन हेडर फाइल्स को हम जो है प्रोग्राम की शुरुआत में कैसे लिखते हैं आपको पता होगा। इन प्री प्रोसेसर जो निशान मतलब जो साइन है उसको लगाते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, इंक्लूड लिखते हैं, और फिर हम लेस देन के साथ में stdio.h के साथ में ऐसा लिखते हैं, इनको हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई फंक्शन को यूज़ करना तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, string.h लिखते हैं, या कंसोल से रिलेटेड यूज़ करना तो कौन io.h हम जो है यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस प्रकार से हम बहुत सारे प्रोग्राम में देख लिए लिखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शन की। तो देखिए ऐसे फंक्शन जो पहले से डिफाइन तो नहीं होते हैं, परंतु यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे प्रोग्राम में इनको डिफाइन कर लेता है, यानी कि खुद की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। जो अलग से यानी कि उसको फील होता है कि लाइब्रेरी फंक्शन से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो वो अपनी ज़रूरत के लिए यहाँ पे कुछ फंक्शन को डिफाइन कर लेता है। तो यूज़र के द्वारा डिफाइन किए गए फंक्शन को यूज़र डिफाइन फंक्शन यहाँ पे हम कहते हैं। सिंटेक्स देखिए इसका, रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। यहाँ पे रिटर्न टाइप का मतलब आप इंट ले सकते हो, वॉइड ले सकते हो, फ्लोट ले सकते हो, मतलब कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे ले सकते हैं आप रिटर्न टाइप के रूप में, यहाँ पे इतनी जगह में। फिर फंक्शन के नाम में आप क्या ले सकते हो, ऐड ले सकते हो, सम ले सकते हो, बहुत सारी चीज़। उसके बाद आप यहाँ पे देखें फंक्शन नेम तो हमने ली आर्गुमेंट लिस्ट। तो आर्गुमेंट लिस्ट मतलब जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे इंट करके हम क्या ले लेते हैं, इंट करके हम यहाँ पे ए ले सकते हैं, इंट करके बी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पैरामीटर। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लेना देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई, ये सिंटेक्स का भाग। अब जब हम इस प्रकार से इसको नाम दे देते हैं, पैरामीटर दे देते हैं और रिटर्न टाइप दे देते हैं, तो बात आती है अब इसकी बॉडी के लिखने की, यानी कि डेफिनेशन की। तो जो हो गया डिक्लेयर करना हो गया। उसके बाद इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है, करली ब्रैकेट स्टार्ट होता है तो इसकी बॉडी हम लिखेंगे फंक्शन की, और करली ब्रैकेट एंड हुआ यानी कि इसकी बॉडी जो होती है एंड हो गई। यानी कि जब भी फंक्शन को कहीं कॉल किया जाएगा तो ये जो बॉडी में जो भी चीज़ लिखी गई है वो यहाँ पर रन हो जाएगी, ठीक है। तो वो हम देखेंगे यहाँ पर आगे चल के। चलिए अब बात करते हैं हम फंक्शन के अंतर्गत। हमने देखिए यूज़र डिफाइंड फंक्शन देखें, इसके पार्ट्स की बात करते हैं, यानी कि फंक्शन के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो देखिए रिटर्न टाइप हमने देखें, रिटर्न टाइप में कोई भी डाटा टाइप हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए जब हम फंक्शन का यूज़ करते हैं, जब बुलाते हैं तो रिटर्न टाइप उसको डिफाइन मतलब जो रिटर्न टाइप है उसका डिफाइन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो रिटर्न टाइप देखिए, अब जब कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि यहाँ ब्लैंक, यानी कि हमने बात करे थे वॉइड एक जो होता है ब्लैंक डेटा टाइप होता है, यानी कि जब रिटर्न
रिटर्न टाइप में कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, यानी कि वॉइड हम दे सकते हैं, परंतु जब रिटर्न कर रहा है तो इंट कर सकता है, इंट लेंगे, फ्लोट करेगा तो फ्लोट लेंगे, डबल करेगा तो डबल, केयर करेगा तो केयर। तो इस प्रकार से हम जो रिटर्न टाइप ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने वॉइड लिए, मतलब कोई भी रिटर्न नहीं कर रहा है। हेलो हमने एक फंक्शन का नाम लिखा और पैरेंथेसिस लगाना जरूरी होता है, अंदर पैरामीटर ले सकते हैं, परंतु अभी क्या है, पैरामीटर हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं। अंदर हमने ले लिए प्रिंट एफ ले लिए हेलो सी और सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट कर दी, यानी कि इस फंक्शन को ऐसे कॉल किया जाएगा। तो कॉल कैसे करेंगे, कॉल करना भी हम देखेंगे। चलिए, जैसा लिखा वैसा वैसा हम लिखेंगे, मतलब स्मॉल में लिखा तो स्मॉल और पैरेंथेसिस लगा के सेमीकोलन लगाएंगे। तो इसको हम जब कॉल करेंगे तो क्या आएगा, हेलो सी यहाँ पे प्रिंट होगा, क्योंकि सारा काम इसके अंतर्गत हमने लिख दिए हैं। तो रिटर्न टाइप में कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने वॉइड ले लिए। देखिए यहाँ पे जब हम रिटर्न टाइप इस प्रकार इंट देते हैं, इसका मतलब है कि देखिए इंटीजर वैल्यू रिटर्न की जा रही है। जब गेट कॉल किया जाएगा गेट को, तो यहाँ पे जो होता है 10 रिटर्न किया जाएगा। इसके बारे में हम विस्तार से भी बात करेंगे आगे। उसके बाद फंक्शन नेम की अगर बात करें तो फंक्शन नेम क्या होता है, मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे हम अगर सम का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सम होना चाहिए, एडिशन का प्रोग्राम बना है तो एडिशन होना चाहिए, मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे सब होना चाहिए, सब्सट्रैक्शन, और माइनस का कर रहा है सब्सट्रैक्शन होना चाहिए, यार मल्टीप्लाई कर रहा है तो मल्टी होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है हम फंक्शन का नाम जो है मीनिंगफुल दे सकते हैं। अच्छा, फंक्शन का नाम कोई कीवर्ड का नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम वहाँ पे देखेंगे तो एरर आ सकती है, ठीक है। देखिए एडिशन हमने दे दिए, रिटर्न टाइप तो हमने देख लिया, एडिशन दे दी, फिर पैरामीटर की लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है और अंदर स्टेटमेंट, मतलब जो भी हम बॉडी का जो भी भाग लिखना चाहते हैं फंक्शन का, वो जो कि कॉल करने पे वापस आएगा, ठीक है। इसके बाद आर्गुमेंट की बात करते हैं। आर्गुमेंट जो होता है, देखिए इसको बोला जाता है पैरामीटर। क्या बोला जाता है, पैरामीटर। परंतु जब इसको हम वैल्यू देते हैं तो वैल्यू देते समय इसको बोला जाता है आर्गुमेंट, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो जब डिफाइन किया जाता है तो इसको फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं, और जब कॉल किया जाता है तो उसको एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं। तो एक्चुअल पैरामीटर को आप समझ सकते हैं आर्गुमेंट, और फॉर्मल पैरामीटर को आप समझ सकते हैं क्या, पैरामीटर। तो पैरेंथेसिस में जब हम वेरिएबल के नाम उसके डेटा टाइप के साथ लिखते हैं तो यहाँ पे जो होता है, क्या होता है, इनको पैरामीटर या आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ज़रूरत के अनुसार हम जो है उसके वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए सम हमने एक फंक्शन का नाम लिखे और इंट var और इंट var, यहाँ var जो होता है a भी हो सकता है और var में b भी हो सकता है। तो इंट a और इंट b ले लिए, इसका मतलब है कि हमने दो पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन किए। तो पैरामीटर काम क्या करते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसका सिंटैक्स हम देख सकते हैं, यहाँ पे सिंटैक्स देख रहे हैं हम अभी। उसके बाद है बॉडी ऑफ द फंक्शन। बॉडी ऑफ द फंक्शन की बात करें तो बॉडी कहाँ लिखी जाती है, इस कर्ली ब्रैकेट के स्टार्ट और एंड होने के बीच में जो भी चीज़ें लिखी जाएगी वो फंक्शन की बॉडी कहलाती है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक। अब चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। तो एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे नॉर्मली हम हेडर फाइल तो लेते ही लेते हैं। हेडर फाइल क्यों लिए हैं, हेडर फाइल इसलिए लिए हैं क्योंकि प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप हमने यूज़ की हैं। तो इनकी डेफिनेशन कहाँ पे है, इस stdio.h में है। फिर एक मेन फंक्शन लिए, मेन फंक्शन यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वॉइड हमने ले लिए। अब मेन फंक्शन की बॉडी हमने लिए हैं कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट एंड के अंतर्गत। तो हमने एक वेरिएबल लिए हैं, देखिए तीन वेरिएबल लिए यहाँ पे, इंट करके var एक वेरिएबल, var2 दूसरा वेरिएबल, var तीसरा वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन बोलते हैं। अब बात हो रही प्रिंट ऐप की, तो प्रिंट ऐप में क्या बोला जा रहा है, एंटर नंबर 1, पहला नंबर एंटर किया जा रहा है और पहला नंबर को ले जाकर इंटीजर फॉर्मेट का है, इसलिए इसको कहाँ ले जा लिया गया है, एम्परसेंड से var1 में, मतलब पहले वेरिएबल में ले जा लिया। जब दूसरा वेरिएबल देखिए दूसरा नंबर यूजर से इनपुट किया जाएगा, दूसरा वेरिएबल कहाँ चला जाएगा, var2 में, यानी कि वेरिएबल 2 में चला जाएगा। उसके बाद तीसरा वेरिएबल जो लिए हैं, तीसरे वेरिएबल को हमने यहाँ लिख दिए और इक्वल करके हमने क्या लिखे हैं, एडिशन। अब एडिशन जो है एक फंक्शन है, पर फंक्शन की डेफिनेशन देखिए कंपाइलर यहाँ आएगा तो इस फंक्शन की डेफिनेशन उनको मिलेगी क्या, क्योंकि इनकी डेफिनेशन तो कहाँ मिल गई उसको, इनकी डेफिनेशन stdio.h में मिल गई, परंतु ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है एडिशन, तो इसकी डेफिनेशन तो यहाँ बिल्कुल नहीं मिलने वाली। तो इसकी डेफिनेशन के लिए वो कहाँ जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि प्रोग्राम के अंदर ही कहीं पे जो होता है फंक्शन को डिफाइन किया गया है। तो इस फंक्शन को जो है इंटीजर फॉर्मेट का है ये, और एडिशन करके हमने डिफाइन की है, और उसके अंतर्गत हमने दो पैरामीटर लिए हैं जो कि जब रिटर्न की जाती है वैल्यू या कहीं से आर्गुमेंट पास किया जाता है तो ये वैल्यू मतलब अपने आप में एक्सेस करने या झेलने का काम करते हैं। तो हमने किस टाइप के लिए हैं, इंटीजर टाइप का num1 ले लिए, इंटीजर टाइप का num2 ले लिए। तो कंपाइलर यहाँ जब आएगा तो यहाँ से सीधे कहाँ आ जाएगा, इस फंक्शन में। तो यहाँ देखेगा
कि देखिए यूज़र के द्वारा जब दो वैल्यू इनपुट की गई VAR1 और VAR2 से, तो वो कहाँ आ गई, देखिए कहाँ पहुँचा दी हमने, इसके अंदर एडिशन के अंतर्गत VAR1 और VAR2 आ गई। अब यहाँ आते हैं हम एडिशन में, तो जो दो वैल्यू आई थी VAR1 और VAR2 की, वो कहाँ जाएगी, पहली वैल्यू हो जाएगी num1 में और दूसरी वैल्यू हो जाएगी num2 में। ठीक है, अब num1 और num2 में वैल्यू तो आ गई है। यहाँ हम देखते हैं, देखिए एक मतलब एक वेरिएबल ली हमने इंटीजर टाइप का और सम है। ठीक है, सम में क्या रख दिए, जो num1 में वैल्यू आई थी वो लिख दी और प्लस करके num2 की वैल्यू, दोनों की जोड़ हो गया। मान लीजिए यूज़र के द्वारा 20 और 30 इनपुट किया गया, तो यहाँ पे 20 आया था, यहाँ पे 30, दोनों की वैल्यू यहाँ आ गई, तो 20 और 30 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 50। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, रिटर्न किया जा रहा है सम को, यानी कि जब भी एडिशन फंक्शन कॉल किया जाएगा तो इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू यहाँ से इनपुट की गई वो यहाँ पे आ गई और यहाँ से कहाँ आ गई, इसमें, और इससे यहाँ कैलकुलेट हुई, और जब भी एडिशन को कॉल किया गया तो वो कहाँ आ गई, एडिशन में, और एडिशन को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, इस VAR3 में, यानी कि 50 कहाँ आ जाएगा, इस VAR3 वेरिएबल में। और फाइनली हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ कर रहे हैं हम यहाँ पे डबल कोट के अंदर सम इज मॉड्यूल डी लिखे हमने, मॉड्यूल डी के बाद हम कॉमा लगाया और VAR को प्रिंट कर दी, यानी कि फाइनली आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, आउटपुट आ जाएगा आपका 50, यानी कि पहली नंबर इनपुट करे अपने 20, दूसरा नंबर इनपुट करे 30, और वो सारी चीज़ कहाँ चलेगी, फंक्शन में कैलकुलेट हुई, आर्गूमेंट के द्वारा यहाँ पे फंक्शन में आया ये, और फंक्शन से वापस रिटर्न होकर यहाँ आकर ये VAR3 में चला गया। ठीक है, इस प्रकार ये आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ हमने जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंतर्गत एक एडिशन, ये देखिए इसको बनाना यहाँ पे देखा है, इसके बारे में सारे वेरिएंट हम देखेंगे। यानी फंक्शन जो है 4 प्रकार से यहाँ पे बनाए जाते हैं। 4 प्रकार मतलब फंक्शन जैसे नो रिटर्न वैल्यू और नो पैरामीटर वाले, ठीक है, रिटर्न वैल्यू और पैरामीटर, नो रिटर्न पैरामीटर, मतलब इस प्रकार से जो है 4 हमको यूज़र डिफाइंड फंक्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई, ये तो हेडर फाइल होती है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। फंक्शन को कॉल कहाँ पे की, ये जब फंक्शन रहेगा तभी कॉल करोगे, तो फंक्शन को डिक्लेयर किए हमने पहले, फिर आर्गूमेंट का यहाँ पे यूज़ किए, मतलब सारा कैलकुलेशन किए और सम को रिटर्न करें, यानी कि एडिशन जब कॉल किया जाएगा तो सम के साथ में यहाँ पे रिटर्न किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अलग अलग प्रकार से फंक्शन देखने को मिलते हैं। तो एक फंक्शन या तो कोई वैल्यू रिटर्न वाला हो सकता है या फिर नहीं करता हो वैल्यू रिटर्न। फंक्शन के पैरेंथेसिस खाली रहते हैं या फिर उसमें पैरेंट आर्गूमेंट रह सकते हैं। तो इस हिसाब से देखिए 4 प्रकार से हम बांट सकते हैं। कौन कौन से, देखिए फंक्शन किसके साथ में रहता है, नो आर्गूमेंट और नो रिटर्न वैल्यू, यानी कि देखिए यहाँ पे ये अंदर जो लिखा है ये आर्गूमेंट कहलाते हैं, और ये रिटर्न, तो यहाँ पे रिटर्न भी नहीं रहेगा और आर्गूमेंट भी नहीं रहेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है, नो आर्गूमेंट, यानी कि ब्रैकेट के अंदर कोई भी आर्गूमेंट नहीं रहेंगे परंतु वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। तीसरा बोल रहा है फंक्शन क्या रहेगा किसके साथ में, आर्गूमेंट और नो रिटर्न वैल्यू। आर्गूमेंट तो रहेंगे यहाँ पे इंट ABC जो भी, परंतु रिटर्न वैल्यू नहीं रहेगी। लास्ट वाला देखते हैं, फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, मतलब आर्गूमेंट भी रहेंगे और रिटर्न वैल्यू भी रहेगी, दोनों चीज़ रहेगी। तो यानी कि 4 वेरिएंट में हमको देखने को मिलते हैं फंक्शन। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला वेरिएंट देखते हैं। तो पहले वेरिएंट में हमको नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्गूमेंट वाले देखने को मिलते हैं। तो सिंटैक्स समझ लेते हैं। सिंटैक्स में क्या है, वॉइड मतलब नो रिटर्न है तो वॉइड हमने ले लिया और फंक्शन का नाम ले लिया, और वॉइड यहाँ पे अंदर ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने देखिए ये तो डिक्लेरेशन हो गया, मेन फंक्शन हो गया। मेन फंक्शन के अंतर्गत इस फन को हमने जो है फंक्शन को कॉल कर लिए। ठीक है। और फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ लिखे हैं, नीचे। तो हम यहाँ पे अगर नहीं भी डिफाइन करें तो यहाँ से हम डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं और अंदर जो है उसकी बॉडी लिखें और इसको कॉल कहाँ किया जा रहा है, यहाँ पे। यानी कि हमने देखिए अंदर भी कोई डेटा टाइप मतलब कोई आर्गूमेंट नहीं लिए और ना ही कोई रिटर्न वैल्यू। तो पहले में हम देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हेडर फाइल तो आपको समझ में आ गई। यहाँ देखिए हमने जो है वॉइड एडिशन करके लिए हैं। ठीक है। एडिशन क्यों लिए हैं, इस प्रकार से नाम है तो हमने उसको डिफाइन, देखिए ये तो फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। वॉइड इसलिए लिए क्योंकि यहाँ भी खाली है और रिटर्न नहीं है तो यहाँ भी खाली है, तो इसका मतलब है कि वॉइड यहाँ पे ब्लैंक है। और मेन फंक्शन हमने लिए। अब मेन फंक्शन में हमने क्या लिए हैं, देखिए
गोइंग टू कैलकुलेट द एडिशन ऑफ टू नंबर्स, मतलब दो नंबर को यहाँ पे क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए। किसके साथ में, एडिशन फंक्शन के साथ में। फंक्शन को कॉल किया जा रहा है परंतु उसकी डेफिनेशन तो देख लें। तो फंक्शन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने इसको डिक्लेयर किए और यहाँ डेफिनेशन, तो इंट ए बी लिए, प्रिंट करके लिए, प्रिंट एफ करके ले लिए, टू नंबर इनपुट करना है, यानी कि मान लीजिए 20 और फिर 30 यहाँ पे इनपुट करा यूजर ने, और दोनों कहाँ चले गए, ए और बी में, ए और बी में चले गए। उसके बाद प्रिंट एफ करा है द सम इज मॉड्यूल डी ए प्लस बी, यानी कि जब भी एडिशन को कॉल किया जाएगा तो जो दो नंबर है दोनों का जो प्लस आ जाएगा 50 वो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि प्रिंट एफ हमने यही लिख ली। इसका मतलब है कि इसने रिटर्न नहीं करा, ये फंक्शन के साथ में क्या हो रहा है, वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस भी है कि नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ना तो आर्गुमेंट है और ना ही रिटर्न टाइप है, तो नो रिटर्न टाइप और नो आर्गुमेंट वाला इस प्रकार का हमारा उदाहरण हो सकता है। तो चलिए इसको जो है हम C++ में यहाँ पे देखते हैं, हमने पहले से जो प्रोग्राम बनाकर रखा उसमें देखते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए, यहाँ हम देख लेते हैं, ये रिटर्न वाला हो गया, ठीक है। पहला तो रिटर्न वाला हो गया, जो पहला एग्जाम्पल था वो मैंने बताया। इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, मतलब यूज़र के द्वारा, इसके पहले मैंने जो एक एग्जाम्पल समझाया तो उसका है, पहला वैल्यू इंटर करा है VAR1 में चला गया, दूसरा वैल्यू VAR2 में। उसके बाद एडिशन को जब हम कॉल कर रहे हैं तो VAR1 और VAR2 कहाँ चला गया, इस num1 में, मतलब इसके अंदर हमने लिखे। इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू आई है num1 और num2 में चलेगी, और दोनों जोड़कर इस सम में चलेगी, क्योंकि इंटीजर टाइप का सम है, और सम को हमने रिटर्न कर दी, और रिटर्न होकर कहाँ जाएगा, इस एडिशन में, और एडिशन से कहाँ चला जाएगा, वेरिएबल 3 में। वेरिएबल 3 को हमने प्रिंट कर दी। जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट करते तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये आ रहा है एंटर नंबर 1, यानी कि हमने 20 इनपुट कर दिया और दूसरा 30। तो देखिए सम इज़ 50, तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये तो हमने पहले देख लिए थे, रन करके हमने देख लिए। उसके बाद हमने जो दूसरा देखे हैं, दूसरा देखिए आप, दूसरा यहाँ ध्यान से देखिए, हमने कोई भी पैरामीटर यहाँ पे नहीं लिया है और ना ही रिटर्न लिया है। इसका मतलब है कि सिर्फ कॉल करने पे क्या हो जाएगा, ये रिटर्न कर देगा ए और बी को प्लस को, ठीक है। तो जो वैल्यू है वो यूज़र के द्वारा ही इनपुट की जाएगी, ठीक है। जैसे हमने 20 इनपुट किया और 30, तो देखिए द सम इज़ 50। इसका मतलब है कि जब हमने एडिशन को कॉल किए तो ये वाला जो आउटपुट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जा रहा। तो ये नो रिटर्न टाइप और नो आर्गुमेंट वाले है फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं एक और। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस एडिशन वाले में आर्गुमेंट तो है नहीं, परंतु रिटर्न टाइप देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब रिटर्न टाइप देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं फंक्शन कॉल किया जाएगा, उसको रिटर्न, देखिए यहाँ पे रिजल्ट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है और रिजल्ट्स को जो है प्रिंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमने देखिए पहला जो लिए हैं, क्या लिए हैं, हेडर फाइल, दूसरा हमने उसका डिक्लेरेशन किए हैं। अब नो रिटर्न, मतलब यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं है तो वॉइड ले लिए, ठीक है। मेन फंक्शन हमने ले लिए, रिजल्ट टाइप का एक इंटीजर, मतलब जो इंटीजर टाइप का एक रिजल्ट वेरिएबल ले लिए, और ये हमने जैसे वैसे प्रिंट करा दिए, ठीक है। अब जो एडिशन है उसको कॉल किया जाएगा, तो कॉल किया जाएगा तो क्या होगा, जो दो नंबर इनपुट किए जाएंगे यूज़र से वो दोनों ए बी में चले जाएंगे, ए बी प्लस होकर रिटर्न हो जाएंगे, यानी कि इस एडिशन में ए बी का प्लस आएगा, रिजल्ट में चला जाएगा, और रिजल्ट को हमने प्रिंट कर दिए। चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे 20 और 30, तो देखिए 50 आ गया। अगर हम उस 50 में कुछ क्या लिखना चाहते हैं, यहाँ पे द सम इज़ इस प्रकार लिखना चाहते हैं और ऐसे स्पेस, तो आप देखिए यहाँ पे भी इस प्रकार से स्टेटमेंट लिखा आएगा 20 30, ये देखिए द सम इज़ 50, इस प्रकार से आ सकता है। तो ये तो हो गया हमारा विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है हमारा, देखिए तीसरा हमको देखने को मिलता है विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू, मतलब यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं है, रिटर्न वैल्यू नहीं है, बल्कि यहाँ पे आर्गुमेंट देखने को मिलेंगे। तो हेडर फाइल आपको समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, हमने वॉइड एडिशन ली है, मतलब यहाँ पे रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा परंतु पैरामीटर देखने को मिलेंगे। तो इंट हमने ले लिए डिक्लेरेशन, और उसकी डेफिनेशन क्या करें, हमने ए और बी हमने दो लिए, और ए और बी में जो है प्रिंट एफ करे हैं। देखिए यहाँ पे ए और बी का प्लस, मतलब ए और बी में कहीं से वैल्यू आएगी और जोड़ करके हो जाएगी, इस एडिशन के थ्रू वापस चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ए और बी और रिजल्ट तीन वेरिएबल हमने लिए इंटीजर टाइप के, फिर हमने जैसे वैसे प्रिंट करा लिए और दो वैल्यू एंटर कराया यूजर से, और दोनों वैल्यू कहाँ चली गई, ए और बी में। और जब हमने इस एडिशन को यहाँ पे कॉल करें मेन फंक्शन में, तो उसके अंदर दो आर्गुमेंट पास किए ए और बी, ये दोनों की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ए और बी में, और ए और बी प्लस होकर वापस चले जाएंगे। इसका मतलब है कि जब हम यूज़र से दो नंबर लेंगे तो वो यहाँ आएंगे, यहाँ से जोड़कर वापस जाएंगे।
तो देखिए यहाँ पे रिटर्न तो नहीं है, परंतु यहाँ पे आर्गूमेंट वाले हैं। चलिए इसको रन करके देखते हैं। जब हम इसको 30 और 50 लेते हैं तो यहाँ पे देखिए द सम इज 80 आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है? इसके थ्रू आ रहा है, परंतु यहाँ पे रिटर्न नहीं है। रिटर्न रहता तो हमको वेरिएबल में जो है वैल्यू ट्रांसफ़र करना होता है। चलिए ये तो हो गया तीसरे प्रकार का। अब एक और होता है चौथे प्रकार का। चौथे प्रकार में आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए चौथे प्रकार में आपको जो है यहाँ इंटीजर मतलब रिटर्न टाइप भी देखने को मिल रहा है और दूसरा आर्गूमेंट भी। तो आर्गूमेंट के साथ में रिटर्न टाइप भी यहाँ पे चौथा जो कैटेगरी थी वो देखने को मिली। तो हमने डिक्लेयर कर लिए, मतलब पहले हेडर फाइल, फिर डिक्लेरेशन, फिर मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन में हमने क्या लिखे हैं, देखिए अंदर ए बी और रिजल्ट फिर से ले लिए। गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर लिख दिए। एंटर 2 वैल्यू, यूजर से 2 वैल्यू एंटर कराए, दोनों चली गई कहाँ पे, ए और बी में। और यहाँ पे रिजल्ट हमने जो लिए थे उसमें हमने एडिशन की वैल्यू को ट्रांसफ़र कराया। क्यों? क्योंकि रिटर्न दी हमने। अब रिटर्न कैसे, ए और बी की जो वैल्यू है यहाँ पे आ गई और दोनों को जोड़कर हमने रिटर्न करा ली और कहाँ चली गई, एडिशन में, रिजल्ट में चली गई और रिजल्ट से यहाँ से प्रिंट हो गई। इसका मतलब है कि रिटर्न भी कर रहा है और आर्गूमेंट भी है। चलिए कंपाइल और रन करके देखते हैं। हम 30 और 40 लेते हैं तो देखिए द सम इज 70 आ रहा है। तो ये आप समझ गए होंगे, मतलब 4 प्रकार हमने देखे हैं फंक्शन के। सब अपनी जो है अलग अलग, सब सेम ही है परंतु थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। तो हम जो है रिक्वायरमेंट के अनुसार सबको यहाँ पे हल कर पाएंगे। चलिए हम वापस चलते हैं। यहाँ हमने पहला कैटेगरी भी देख लिए, फिर फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न मतलब रिटर्न वैल्यू देख लिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आर्गूमेंट तो देखने को नहीं मिलेंगे परंतु ये इसमें रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अब रिटर्न करते हैं तो ध्यान से आपको देखना है, तीसरे मतलब एक वेरिएबल में आपको वैल्यू ट्रांसफ़र करना होता है, परंतु अब जब रिटर्न नहीं करेंगे तो वहाँ पे वैल्यू ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ रिटर्न नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि डायरेक्ट एडिशन को हमने कॉल कर लिया आर्गूमेंट पास करके। ठीक है, तो ये आर्गूमेंट के साथ में विदाउट रिटर्न था, पर चौथा वाला जो था आर्गूमेंट के साथ में भी था और रिटर्न भी था। तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे हमको तीसरा वेरिएबल लेना पड़ता है और वैल्यू उसकी ट्रांसफ़र करके प्रिंट करना होता है। तो आई होप ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ फ़ायदे देख लेते हैं फंक्शन के, तो आपको समझ में आ गया होगा फंक्शन क्या होता है। जब हम किसी काम को बार बार करना चाहते हैं तो हम उसको एक जगह डिफाइन कर लेते हैं, सभी ब्लॉक या सभी स्टेटमेंट को एक साथ कलेक्ट करके, तो उसी को हम यहाँ पे फंक्शन बोलते हैं। और हमको बार बार लिखने से यहाँ पे बचना होता है, तो इसलिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। फंक्शन बनाकर हम जो है कोड को बार बार लिखने से बच जाते हैं और यहाँ पे फंक्शन जो अनावश्यक बड़ा होता है उससे भी हम बच सकते हैं। प्रोग्राम को ब्लॉक में बांट सकते हैं ताकि हम आसानी से उसको समझ सकें, चाहे जितनी भी बार उसको कॉल करें कोई दिक्कत नहीं है, लिमिटेशन नहीं है उसकी। ठीक है, फंक्शन में हमें एक कोड को प्रोग्राम में फिर से यूज़ करने की सुविधा प्रदान करता है। फंक्शन बनाने से डिबगिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। फंक्शन को जो होता है मतलब प्रोग्राम को फंक्शन में बांटकर हम आसानी से उसको मेंटेन कर लेते हैं। यदि प्रोग्राम में कोई एरर आ जाती है तो आसानी से पता भी लगाकर उसको ठीक कर सकते हैं। प्रोग्राम की साइज़ काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं, जैसे मेन भी एक प्रकार का फंक्शन है। ठीक है, परंतु ये प्रोग्राम का मुख्य फंक्शन है, प्रोग्राम का द्वार होता है। इसी में कंपाइलर यहाँ पे आता है सबसे पहले रन होने मतलब जब भी कंपाइलर आता है सबसे पहले मेन फंक्शन को ही देखता है। हमारे प्रोग्राम में कई सारे फंक्शन हो सकते हैं, यदि हमारे प्रोग्राम में एक ही फंक्शन है तो वो मेन फंक्शन ही होगा, क्योंकि सी लैंग्वेज प्रोग्राम मेन से ही शुरू होता है। हम एक फंक्शन को डिफाइन करने के बाद अपने प्रोग्राम में जितनी भी बार चाहे उसको बार बार कॉल कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी हमने देखें कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है। जब कोई जो है अपने खुद को मतलब जो फंक्शन खुद को कॉल करे, यानी कि खुद ही खुद को बुलाए वो, तो समझ लीजिए क्या है वो रिकर्सन, यानी कि जो फंक्शन अपने आप को बुलाता है उसको क्या बोलेंगे, रिकर्सन। आगे देखेंगे। ठीक है, हर फंक्शन का अपना एक नाम होता है और रिटर्न टाइप भी होता है। वॉइड डेटा टाइप होगा तो वो जो होता है मतलब रिटर्न टाइप वहाँ पे नहीं दी है हमने। ठीक है, किसी भी फंक्शन को जो है प्रोग्राम में यूज़ करने से पहले डिफाइन और डिक्लेयर करना काफ़ी ज़रूरी होता है, और यदि फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन का डेफिनेशन नहीं किया जा सकता तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रोग्राम में हर फंक्शन का नाम अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन को मेमोरी तभी मिलती है जब उसे कॉल किया जाता है। जब एक फंक्शन का डिक्लेरेशन मेन फंक्शन से बाहर करते हैं तो उस फंक्शन को ग्लोबल फंक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि उसको कहीं भी कॉल कर सकते हैं। और मेन फंक्शन के अंदर लिख रहा है, इसका मतलब क्या है, लोकल फंक्शन। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो लोकल होते हैं। और रिटर्न कीवर्ड केवल एक ही वैल्यू जो है रिटर्न कर सकता है। रिटर्न कीवर्ड के बाद जो है क्या लगाना होता है, पैरेंथेसिस लगाना तब जरूरी होता है जब हमें उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन या फिर जो ए बी है उसको लिखना होता है। यदि हम रिटर्न कीवर्ड के बाद कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो स्टेटमेंट नहीं चलेगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
अब आर्गूमेंट के प्रकार मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्चुअल आर्गूमेंट होता है, एक तो फॉर्मल होता है। फॉर्मल जो होता है जब हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, मतलब जब हम पैरामीटर पास करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर। और जब हम उसको एक्चुअल वैल्यू प्रदान करते हैं तो उसे एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल आर्गूमेंट बोलते हैं। तो यहाँ देखिए आप, जब हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर पैरामीटर लेते हैं तो उसे फॉर्मल आर्गूमेंट बोलेंगे, और जब उसको वैल्यू प्रदान करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एरिया के अंतर्गत वैल्यू दे दी है, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई ना 5 और 6, तो इसका मतलब है कि ये एक्चुअल आर्गूमेंट है। तो दोनों चीज़ आप समझ गए। यहाँ पे हम इसके बारे में और आगे देखेंगे, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में ये फंक्शन का कंप्लीट जो चीज़ें थी यहाँ पे हमने देखें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें ज़रूर से ज़रूर, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी प्रकार से प्रयास करते रहूँ।